देवभूमि अर्थात देवों की भूमि, जहाँ देवता वास करते हैं। यह केवल एक शब्द नहीं अपितु एक पर्याय है जो उत्तरी भारत के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के लिए प्रयोग होता है, जो धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत संजोए हुए है। वैसे तो उत्तराखंड में अनेक ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, जिसमें श्री चारधाम, मसूरी, नैनीताल, कॉर्बेट नेशनल पार्क, अल्मोड़ा आदि हैं। परंतु इस बार हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के उन क्षेत्रों में जिनके बारे में बहुत कम पर्यटक जानते हैं और जो वाकई में उत्तराखंड के बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स या हिडन जेम्स हैं। तो अपनी इस ऑफ बीट उत्तराखंड सीरीज़ की शुरुआत हम उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीज़न के चंपावत जिले से करेंगे, जो कभी चंद वंश की राजधानी था और आज भी अपनी खूबसूरती एवं पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है, जो आपका मन मोह लेगा। तो अब बिना देर किए अपनी इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपनी इस सीरीज़ में इस समय हम चंपावत की ओर जा रहे हैं और यहाँ से चंपावत लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ये चंपावत टनकपुर हाईवे है जो आगे आदि कैलाश तक जाता है। पर इस समय हमें भूख लग रही है, पिछले 3-4 घंटे से हम सफ़र कर रहे हैं और अब हम खाना खाने रुके हैं यहाँ पर एक कुमाऊं किचन नाम के ढाबे में। तो अब हम यहाँ पर खाना खाएंगे और इसके बाद हम यहाँ से सीधा चंपावत जाएंगे और वहाँ आपसे मुलाकात करके आपको दिखाएंगे कि चंपावत में क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिन्हें घूमा जा सकता है। तो चलिए पहले लंच करते हैं और फिर आपसे आगे मुलाकात करते हैं चंपावत के टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ। चंपावत के अपने सफ़र की शुरुआत हमने उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर क्षेत्र से की। रामनगर से चंपावत की दूरी लगभग 5 घंटे की है, जो 232 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से हम गाड़ी के रास्ते चंपावत आए और हमने आज का अपना स्टे चंपावत में ही करने का निर्णय लिया। चंपावत बहुत खूबसूरत ज़िला है उत्तराखंड का। चंपावत की दूरी दिल्ली से भी लगभग 5 घंटे के आसपास की ही है। हमारा घर रामनगर में है, इसलिए हमने रामनगर से अपनी यात्रा शुरू करी। आप दिल्ली से भी अगर चंपावत आते हैं तो भी आपको 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं उत्तराखंड देवभूमि के ज़िले चंपावत में। चंपावत कुमाऊं में आता है, कुमाऊं डिवीज़न उत्तराखंड का पार्ट है, गढ़वाल और कुमाऊं, उसमें चंपावत आता है और चंपावत इतना खूबसूरत होगा ये मुझे नहीं पता था। अभी हमें और आगे जाना है। हम वो आदि कैलाश वाला हाईवे पकड़ के यहाँ पर आए हैं और अगर रामनगर से यहाँ तक की बात करूँ तो हमें आने में लगभग 4.5 घंटे लगे हैं। पर जगह बहुत खूबसूरत है यार, इमेजिनेशन से मतलब ज़्यादा ही अच्छी मुझे लगी है। इतनी सुंदर वैली, हालांकि पेड़ पहाड़ पूरे खाली से हैं, कॉनीफेरस ट्रीज़ हैं यहाँ पर और जगह जगह पे बर्फ़ भी गिरी हुई है, नदी चल रही है अगल बगल से, जो है इतना सुंदर नज़ारा। भाई वाह, मेरा तो मन मोह लिया। आज रात मैं चंपावत में ही स्टे करूंगा और आपको चंपावत के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वैसे ये देवभूमि उत्तराखंड में ज़्यादातर स्पॉट्स मंदिर ही होते हैं, तो मैं आपको यहाँ के फेमस मंदिर, जो गोलजू देवता का मेन मंदिर है पूरे कुमाऊं क्षेत्र के में, वैसे तो कई जगहों पे है, पर चितई टेम्पल और यहाँ का मंदिर वो सबसे फेमस मंदिर, उसके भी दर्शन कराऊंगा और साथ साथ जो और चीज़ें हैं वो भी दिखाऊंगा। तो आइए चंपावत को घूमते हैं। चंपावत चंद्रवंश के शासकों की भूमि रहा है। ये उनकी राजधानी हुआ करता था, जहाँ हिमालय की चोटियों से लेकर वन्य जीवों और खूबसूरत ग्रामीण बस्तियाँ हैं। ये अपने आप में एक धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत संजोए हिमालय की सुंदरता को दर्शाता एक खूबसूरत जिला है, जिसे सन 1997 में पिथौरागढ़ जिले से अलग कर नया जिला घोषित किया गया था। चंपावत उत्तराखंड के सबसे हिडन डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ टूरिस्ट लगभग ना के बराबर आता है और अधिकांश लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। यहाँ पर घूमने के ऐसे कई स्थल हैं जो आपके मन को मोह लेंगे और चंपावत की सुंदरता के नज़ारे आपको दिखाएंगे। सर्वप्रथम हम चंपावत मुख्य शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर चंपावत के टी गार्डन्स को देखने आए। ये टी गार्डन उत्तराखंड में टी संस्कृति यानी कि चाय संस्कृति के लगभग 200 वर्ष पुराने इतिहास को दर्शाता है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम एक बिशप को कुछ जंगली चाय के पत्ते दिखे थे, जिसकी सूचना उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को दी, जिसके बाद एक चीनी डेलीगेशन यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर चाय की प्लांटेशन के लिए एक उचित पर्याप्त मौसम बताया और उचित कंडीशंस बताई, जिसके बाद यहाँ पर चाय की खेती होनी शुरू कर दी गई। चाय के बागान वैसे बहुत बड़े क्षेत्र में फैले थे, पर धीरे धीरे करके देखरेख उचित ढंग से ना हो पाने के कारण यह घटते चले गए और आज उत्तराखंड में बहुत कम जगहों पे चाय की खेती होती है। उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर एक उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया था, जो उत्तराखंड के कुछ जिलों में, जिसमें मुख्यतः अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग और टिहरी में चाय की खेती को बढ़ावा देता है।
तो दोस्तों चंपावत में जो पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम देखने आए हैं ये है यहाँ के टी बागान। और ये टी बागान जो है उत्तराखंड के 200 वर्ष पुराने चाय संस्कृति को दर्शाता है। और यहाँ पर इसकी आप देख रहे होंगे बोर्ड है, रात को ये जगमगाता है, बहुत सुंदर बोर्ड लगता है। यहाँ से सीधे ऊपर जाने पर हमें मिलेगा जो यहाँ का टी पॉइंट का व्यू है, पूरा व्यू पॉइंट है वो देखने को मिलेगा। ये टिकट इसकी 20 रुपये की टिकट हमें पड़ी है। यहाँ पर पास में ही एक ओपन जिम भी है और उसके बगल में एक कैफ़े भी है। तो अभी तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहले क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं पर ठंड की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल शाम होने को है। तो अभी हम आगे चलते हैं, अभी हमें यहाँ पर और भी चीज़ों को कवर करना है तो टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। चलिए फटाफट जो है ऊपर घूम के आते हैं। सो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं टी गार्डन के बिल्कुल टॉप पे व्यू पॉइंट पे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे टी गार्डन का बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर लगभग 200 साल पहले टी गार्डन की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और उसके बाद से ये एक बहुत हॉटस्पॉट बन चुका है ये एरिया। उत्तराखंड में कई और जगहों पे भी टी गार्डन्स हैं और ये वाला टी गार्डन बहुत खूबसूरत है। ऐसा टी गार्डन मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ श्रीलंका में देखा था, इतना सुंदर मुझे दार्जिलिंग में भी नहीं मिला था। हाँ, ऊटी वाला, कुन्नूर वाला वो भी इतना सुंदर था, मुन्नार में गया नहीं तो मुझे उसका पता नहीं, पर बाकी ये टी गार्डन भी बहुत सुंदर है। तो इस जगह पर यार आना बनता है। अगर आप चंपावत आते हैं तो ये एक मस्ट प्लेस होनी चाहिए आपकी लिस्ट में। वाह। तो दोस्तों इस टी गार्डन के व्यू पॉइंट में जहां एक और मैंने आपको दिखाया था टी गार्डन, तो दूसरी ओर पूरा चंपावत शहर का नज़ारा है। इतना खूबसूरत और इतना बड़ा शहर, क्या लग रहा है यार शहर ये वाला। वाकई में भाई इस शहर में बात है, ये सचमुच एक हिडन जेम है उत्तराखंड का। और मेजॉरिटी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा यार, आप लोग अगर चंपावत के बारे में नहीं जानते हैं या इस व्लॉग को देख रहे हैं तो यार एक बार यहाँ ज़रूर आओ। सच में ये जगह बनती है उत्तराखंड में, इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर ये जगह भी उत्तराखंड का वाकई में एक हिडन टूरिस्ट जेम है, तो यहाँ आना बनता है। तो आओ इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं और मजे लेते हैं। यह टी गार्डन एक बोटैनिकल गार्डन भी है जहां से खूबसूरत चंपावत शहर का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। यह हफ्ते के 7 दिन ओपन रहता है। इसके साथ ही इसके खुलने का समय सुबह 9 बजे है और ये 5 बजे क्लोज हो जाता है। यहाँ पास में ही एक कैफ़े भी है जहां पर आप खूबसूरत वादियों का और इस चाय गार्डन का नज़ारों का मज़ा लेते हुए अच्छा खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आप चंपावत आएँ तो ये टी गार्डन आपकी मस्ट लिस्ट में होना चाहिए। टी गार्डन्स घूमने के बाद अब हम वापस चंपावत शहर के मुख्य चौक के पास आए जहां स्थित है न्याय के देवता गोलजू देवता का मंदिर, जो काफ़ी प्राचीन है और माना जाता है चंद्रवंश के राजाओं ने या उससे भी पहले कत्यूर वंश के राजाओं ने भी इस मंदिर को स्थापित करने में अपना योगदान दिया था। ये मंदिर पूरे कुमाऊं के इष्ट देव गोलजू देवता, जिन्हें गोलू देवता भी कहा जाता है, उनका मंदिर है और ये यहाँ पर एक मस्ट विजिट प्लेस है। टैक्सी स्टैंड से 2 किलोमीटर अंदर की तरफ आकर आप मंदिर की तरफ प्रवेश करते हैं। ये मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित है, इस कारण आपको यहाँ पर कई सारी दुकानें और लोगों की चहल पहल देखने को मिलेगी। मंदिर का प्रवेश द्वार, उसमें बड़े बड़े शब्दों में ग्वाल देवता या गोलजू देवता मंदिर लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। प्रसाद आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर दुकानों में काफ़ी सस्ता प्रसाद मिलता है। ऐसा नहीं कि टूरिस्ट स्पॉट्स बाकी जैसे महंगा महंगा करके रखते हैं, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बहुत सरल सा मंदिर है और बहुत खूबसूरत वादियों के बीच ये मंदिर बसा है। तो दोस्तों इस वक्त हम चंपावत की एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे आ चुके हैं। ये है मंदिर श्री गोलू देवता जी का, जिन्हें गोलजू देवता, गोलेश्वर देवता, गोलू देवता इन अनेक नामों से जाना जाता है। ये चंद डायनेस्टी के देवता थे। इस मंदिर की स्थापना चंद डायनेस्टी ने ही की है, जिनकी चंपावत राजधानी हुआ करता था और फिर यहीं से राजधानी को चल के नई डायनेस्टी ने अल्मोड़ा शिफ्ट किया था। तो आइए इस मंदिर में चलते हैं। गोलजू देवता पूरे कुमाऊं के इष्ट देव हैं। कुमाऊं क्षेत्र में इन्हीं को सबसे बड़ा देव माना जाता है और इनका एक बड़ा मंदिर अल्मोड़ा में भी है, चितई मंदिर, जहां लोग चिट्ठियां लिख के जाते हैं, अपनी अर्जियां अपने भगवान को अपनी विशेष लिख के जाते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं श्री गोलजू देवता के। जय गोलू देवता।
श्री गोलू देवता कत्यूरी वंश के एक राजकुमार थे जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया और अपने न्यायप्रिय होने के कारण इन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में इनके कई मंदिर हैं, जिसमें से दो प्रमुख मंदिर, एक यहाँ चंपावत में स्थित गोलजू देवता का मंदिर और दूसरा अल्मोड़ा में स्थित चितई मंदिर है। यहाँ पर सबसे खास परंपरा लोगों द्वारा चिट्ठियाँ लिखना है, जिसका बड़ा एग्जाम्पल आपको चितई टेम्पल में दिखेगा, जहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं, मंदिर की घंटियों पर बांधी गई है। यहाँ पर भी चिट्ठियाँ लिखी गई हैं, पर ये उतनी बड़ी संख्या में नहीं है जितना कि चितई टेम्पल में है। तो अब हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर मुख्य गर्भगृह में भगवान गोलेश्वर जी की या गुरु देवता जी की मूर्ति है। ये मूर्ति काफ़ी प्राचीन है और ऐसी मूर्ति चितई टेम्पल में नहीं है। ये मूर्ति आपको यहीं दिखेगी, इतनी प्राचीन स्वरूप में मंदिर मूर्ति। और इस मंदिर में गर्भगृह में जो फोटोग्राफी है वो पूरी तरह से निषेध है, इसलिए हम आपको वो मूर्ति नहीं दिखा पा रहे। जैसा कि हमने बताया, चंपावत उत्तराखंड का एक हिडन डेस्टिनेशन है जिसके बारे में ज़्यादातर टूरिस्ट को नहीं पता। इसी कारण मंदिर में बिना भीड़ भाड़ के हमारे दर्शन बहुत सरलता से हो गए। हमने बहुत अच्छे से श्री गोलू देवता जी के दर्शन किए और अपनी मुरादें मांगी। तो अब हम इस मंदिर के बारे में और जानते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी से। तो इस वक्त हम हैं श्री गोलजू देवता मंदिर के मुख्य गर्भगृह में और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं। तो पुजारी जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप हमें मतलब ज्ञान दीजिए इसके बारे में। ये हलराई के बेटे थे, हलराई के पोते झलराई के बेटे गोलजू, जिनका नाम है अभी। झलराई की 7 रानियाँ थी, 7 रानियों से कोई बच्चे नहीं थे। तो एक भैरव, ये जो भैरव है, ये मंदिर है भैरव का, तो ये वो बन के आए। उनने कहा कि आप 8वीं शादी करो, मैं आपके उसमें मैं पुत्र रत्न बन के मैं खुद गर्भ में जन्म लूँगा। तो उन्हें 8वीं शादी की पंचदेवों की बहनों के साथ, कलिंगा नाम है जिनका, तो उनके साथ शादी की। तो उसके बाद जब 8वीं शादी हुई तो 7 सौतनों को थोड़ा ईर्ष्या होने लग गई। तो जब वो गर्भ से थी 8वीं रानी, तो उन्होंने उसको थोड़ा डरा धमका के ये कह दिया कि अगर जब प्रसव होता है तो उसमें पीड़ा होती है। तो उसने उस कलिंगा की 8वीं रानी के आँखों पे पट्टी बांध दी। तो जब प्रसव हुआ तो बच्चा तो उनने गाय के गोठ में डाल दिया और बच्चे की जगह पे सिल और बट्टा रख दिया। सिल बट्टा रख दिया तो फिर रानी रोने लग गई, भाई ये क्या हुआ। तो उनने उसको गाय के गोठ में डाला, तो वो गाय का दूध पी रहा था। फिर उसके बाद हमारे यहाँ बिच्छू घास कहते हैं, हाँ कंडिला कहते हैं गढ़वाल साइड में, तो सिसोड़ भी कहते हैं। तो वो वहाँ खेल रहा था। जब अब उनने कहा यार आता अभी तो किसी हाल में मरने वाला नहीं है, तो उसको ऐसा करते हैं, इसको एक लोहार से बक्सा बना के गंगा नदी में, नहीं वो काली गंगा में बहा दिया। बहते जब वो आए, बहते वो बक्सा जब आया तो गोरी नदी पे पहुँचा, तो इसीलिए उनका नाम गोरिया ठहरा, गोरिया भी ठहरा इनका नाम। तो गोरिया ठहरा, तो वो एक मछुआरे के हाथ पे लग गया। मछुआरे का नाम था भाना देवर ठहरा। तो उसने उस मछुआरे की भी औलाद नहीं थी, तो उस मछुआरे ने उसको पाला पोसा। तो वो थोड़ा जब 3-4 साल का हुआ तो अब बच्चा ठहरा, तो उसने ये कहा कि मेरे को घोड़ा चाहिए खेलने के लिए। अब मछुआरा गरीब था, उसने वैसा घोड़ा तो नहीं, उसने काठ का घोड़ा बना दिया। काठ का घोड़ा बनाया तो उससे खेलने लग गए। खेलते जब वो 10-12 साल के हुए तो अब वो तो देव रूप ठहरे। वो अपने घर वापस आने के लिए, मतलब घूमने के बहाने आए। जब वो अपने घूमते उस जगह पे आए जहाँ पे वो 7 रानियाँ नौले पे पानी भर रही थी, तो उसने फिर कहा कि हटो, कहा आगे मेरा काठ का घोड़ा पानी पिएगा। तो रानियाँ हंसने लग गई, कैसा मूर्ख बालक है ये, कहीं तो काठ का घोड़ा पानी पीता है। तो उसने इतना जवाब दिया कि वो औरतें भौचक्की रह गई। उसने कहा अगर काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है तो क्या औरत सिलबट्टा पैदा कर सकती है। तो बाबू रानियाँ हंसने लगे। तो फिर उसके बाद राजा ने के पास ये चर्चाएं चल गई कि यार ऐसा कर रहा है, वो काठ का घोड़ा पानी पिएगा, वो क्या करके। तो राजा ने उस बालक को अपने घर बुला लिया। राजा को बताया उसने कि ऐसी कहानी थी मेरे साथ, ऐसा हुआ करके। तो उसकी जो संगी माँ थी कलिंगा, तो उसने भी उसको लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि अब मेरा बच्चा जब सिलबट्टा हुआ तो बच्चा कहाँ से आएगा मेरे पास। तो उसने कहा ठीक है माँ, तुम्हें अगर मेरा विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें विश्वास भी दिला देता हूँ। उसने कहा आप गंगा के पार जाओ, मैं गंगा के पार रहूँगा।
मैं यहाँ से अपने दूध की धार छोड़ूंगी, अगर तेरे मुंह में वो दूध की धार चले गई तो तू मेरा बालक बनेगा। उसने दूध की धार छोड़ी तो वो उसके मुंह में चले गई तो वो उसका बालक बन गया। तो इसको दूधाधारी भी कहते हैं। तो उसके बाद करते करते फिर राजा ने जब उनको अब रानियों को पूरी कहानी बता के जब बताया तो पूरी कहानी जब राजा को पता चली तो राजा ने उनको मृत्यु दंड देने के लिए कहा। तो राजा ने उतना मतलब गोरिया ने उसके बाद इतना कुछ होने के बाद भी उनको मृत्यु दंड देने से मना कर दिया और तभी इनको न्याय का देवता कहा जाता है। ये कहानी है इसकी। और ये ध्वनि का भी कुछ महत्व है, जैसे बाहर लिखा हुआ था ध्वनि को टच नहीं करना है। ध्वनि का ये हुआ कि इस पे औरतें टच नहीं करेंगी, न आदमी करेगा। अगर कोई निकालेगा तो सिर्फ हम निकाल सकते हैं, इसके दूसरा नहीं निकालेगा। और ये मंदिर कितना पुराना है? ये तो बताते हैं 15वीं सदी का बताते हैं, चंद राजाओं से पहले का भी। जी जी, कत्यूरी वंश का हुआ। जी जी, ये पूरे कुमाऊं के इष्ट देवता हैं। कुमाऊं के इष्ट देवता है। जी जी। अच्छा, कत्यूरी वंश पहले आया था फिर चंद वंश आया था? हाँ ऐसा था, जो कत्यूरी वंश के हुए। ठीक 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 है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, गोलजू देवता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम एक अन्य प्रमुख मंदिर बालेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं, और उससे पहले हम यहाँ पर अपने स्टे के लिए एक रूम भी लेते हैं। तो दोस्तों, आज का चंपावत में हमारा स्टे इस होटल में है। ये होटल चंपावत के मेन चौक में है। मैं अभी आपको होटल का पूरा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन दे दूंगा। ये होटल ये रूम हमें 1500 रुपये का पड़ा है। ये एक बड़ा रूम है और ये ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 1500 रुपये भैया ने लिए हैं। यहाँ पर अभी एक एक्स्ट्रा मैट्रेस और लगेगा और साथ में एक्स्ट्रा हमें जो ब्लैंकेट्स चाहिए, रजाई चाहिए, वो सब हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ये होटल बहुत पास है श्री बालेश्वर मंदिर से, तो इसीलिए हमारे यहाँ से बालेश्वर मंदिर जाना भी बहुत आसान है। जस्ट यहाँ से मेरे ख्याल से 10 मीटर भी नहीं होगा, आप 10 मीटर वॉक करके ही बालेश्वर टेम्पल जा सकते हैं। तो आज अब हम यहाँ पर स्टे करेंगे रात के समय। ठंडा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वॉशरूम में भी गर्म पानी के लिए हमने स्पेशली बोला है भैया से, उन्होंने कहा है कि भाई अभी शाम तक गर्म पानी का भी इंतजाम कर देंगे। यहाँ स्नोफॉल भी होता है चंपावत में, तो अभी तो फिलहाल मैंने देखा आसपास कहीं बर्फ़ गिरी हुई है, वो बता रहे हैं पहले की स्नोफॉल हुआ था, अभी रिसेंट में तो कोई स्नोफॉल नहीं हुआ है, पर ठंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी 2 रजाइयों की, 2 कंबल की, भाई यहाँ आसानी से काम नहीं होगा। तो चलिए, अभी तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे बालेश्वर टेम्पल जाने की, और वहाँ जाके आपको बालेश्वर टेम्पल दिखाएंगे। चलिए। हमारा होटल माउंट व्यू पिथौरागढ़ चंपावत हाईवे पे ही लोकेटेड है। जो मुख्य रोड है उसी से एक तरफ हमारा होटल है और दूसरी तरफ बालेश्वर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो यहाँ इस होटल को लेने का सबसे प्रमुख कारण यही था कि यहाँ से बालेश्वर मंदिर बहुत पास है और हमारे लिए काफ़ी सुविधा होगी इस रास्ते से बालेश्वर मंदिर जाना और वापस घूम के आराम करने के लिए अपने होटल में आना। बालेश्वर मंदिर एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी लगभग 100 मीटर के आसपास होगी। ये मंदिर का प्रवेश द्वार के दोनों ओर आपको स्थानीय घर मिल जाएंगे, और सबसे पहली चीज़ जो मंदिर से आपको देखने को मिलेगी वो है ये प्राचीन नौला। नौला कुमाऊनी भाषा में पानी के एक नेचुरल स्रोत को कहा जाता है, जहाँ से पानी अपने आप आता है। तो ये वो स्थान है जहाँ से कई वर्षों से पानी अपने आप ही ज़मीन के नीचे से आ रहा है। अगर आपको इस नौले के आसपास ही कोई होम स्टे मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। प्लस यहाँ पर माल्टा की खेती भी होती है बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही यहाँ से जस्ट 10 कदम की दूरी पर ही मुख्य मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, जैसे कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और अभी हम चंपावत के गोलजू देवता मंदिर से होके आए हैं, वैसे ही चंपावत में एक और बहुत ही धार्मिक और एक ऐतिहासिक मंदिर भी है, जिसका नाम है बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, क्योंकि ये मंदिर समूह है और यहाँ पर बहुत पुराने, आज से लगभग 500-700 साल पुराने मंदिर हैं। और ये बहुत ही पुरानी डायनेस्टी, कत्यूर डायनेस्टी, चंद डायनेस्टी, उस ज़माने के मंदिर हैं। मंदिर की कार्विंग्स देख के ही पता चल रहा है कि ये मंदिर बहुत सुंदर तरीके से और बहुत ही पुराने शैली में बनाए गए हैं। ये मंदिर एक तरह से उत्तराखंड के जो बहुत पुरानी जो आर्किटेक्चर उसका नमूने हैं उसको दर्शाता है। तो आइए इस मंदिर को घूमते हैं और इसके बारे में और जानकारी जुटाते हैं और आपको भी बताते हैं। तो जैसे कि आप ये मंदिर देख रहे होंगे, ये एनकार्विंग्स, ये कार्विंग्स कितनी पुरानी लग रही हैं देखने से ही जो है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो इस पूरे स्मारक को एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर ऐसे कई सारे पुराने जो टुकड़े रहे होंगे, जब ये मंदिर कभी बहुत अपने चरम पे रहा होगा खूबसूरती में, तो उससे जुड़ी चीज़ें हैं। अरे वाह, आप यहाँ देखिए, ये मंदिर जो है पूरा यहाँ से जो इसका प्रांगण है पूरा ओपन है और कितना भव्य, कितना सुंदर ये मंदिर लग रहा है।
वाकई में उत्तराखंड में ऐसे मंदिर कम है। इंडिया के दक्षिण भारत में या मध्य प्रदेश के कई मंदिर या कई और जगहों पे ऐसे मंदिर हैं, उड़ीसा में, पर यहाँ पर उत्तराखंड में ऐसे मंदिर कम ही हैं जो इस तरह से इतनी ज़्यादा सुंदर या इतनी शिल्प कला का नमूना पेश करते हैं। तो चलिए अब मेन मंदिर की तरफ चलते हैं, मुख्य मंदिर में भी दर्शन करते हैं। वो पीछे देखिए, वहाँ पर क्या संतरे और नींबू लगे हुए हैं। इस समय शायद इनका सीज़न है माल्टा का, और पूरे उत्तराखंड में या इस एरिया में चंपावत हिल साइड में इसी तरीके से ये पेड़ पे लटके हुए हैं। तो हम भी सोच रहे हैं जाते टाइम इन्हें खरीद के जाएंगे। नीचे पूरी मार्केट में इस तरह से मिल रहे हैं चीज़ें। घर भी बहुत सुंदर हैं आसपास और बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। तो एक एक करके हम सभी मंदिरों को घूमेंगे। ये रथ जैसा कोई आकार का मंदिर भी है। मंदिर में भगवान जी बने हुए हैं अलग अलग। तो चलिए पहले मुख्य मंदिर के दर्शन करते हैं। जय श्री राम। बालेश्वर मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर की स्थापना चंद वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। बालेश्वर मंदिर अपनी खूबसूरत संरचना और पत्थरों पे की गई नक्काशी के लिए काफ़ी फेमस है। ये मंदिर माना जाता है 13वीं सदी में गरुड़ ग्यार चंद, जो एक राजा थे चंद डायनेस्टी के, उनके द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसका पुनर्निर्माण उदय चंद द्वारा किया गया था और फाइनली इसे कंप्लीट किया था राजा हरिचंद ने। मंदिर के अंदर वैसे तो अनेक शिवलिंग हैं जो साफ दर्शाते हैं कि ये मंदिर भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित है। इनके साथ साथ नंदी जी की भी कई मूर्तियां हैं। इसके अलावा जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बाईं ओर पे मुख्य शिवलिंग स्थापित है, जो थोड़े से एक अंधकार वाले कमरे में रखा गया है, जो एक बल्ब के नीचे जगमगाता है और बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो यही मुख्य शिवलिंग है जो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो मंदिर के अंदर मौजूद यह शिवलिंग एक ज्योतिर्लिंग जैसा नज़र आ रहा है। जैसे ज्योतिर्लिंग हमने श्री सोमनाथ में या काशी विश्वनाथ में या महाकालेश्वर में देखे थे, वैसा ही ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बनाया गया है। और इसकी बहुत मान्यता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और एक सुंदर भव्य आयोजन किया जाता है समारोह का। बालेश्वर मंदिर समूह की इस संरचना और यहाँ की नक्काशी को एक महत्व देते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1952 में इसे एक राष्ट्रीय विरासत घोषित किया और तब से इसके देखरेख की जिम्मेदारी ASI, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, वही कर रहा है और इसको पूरी तरीके से संरक्षित करके रखा गया है। बालेश्वर मंदिर समूह में 2 अन्य प्रमुख मंदिर भी हैं, जिनका नाम रत्नेश्वर मंदिर और एक मंदिर जो माँ चंपावती दुर्गा को समर्पित है। तो उनके मंदिर भी यहाँ पर काफ़ी महत्व रखते हैं और कई श्रद्धालु इन मंदिरों में भी आते हैं दर्शन करने के लिए। तो बालेश्वर मंदिर वाकई में बहुत खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर जब भी आप चंपावत आएँ तो इस मंदिर का विजिट करना तो मस्ट है। इस मंदिर के साथ ही श्री कैंची धाम समिति द्वारा स्थापित एक हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ पर हनुमान जी की एक थोड़ी सी बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है और वहाँ पर भी कई श्रद्धालु आते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आसपास के सुंदर नज़ारों को देखते हैं और वहां से वापस अपने अपने घर जाते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये चंपावत में हमारा डे 2 है और इस वक्त हम जा रहे हैं पार्किंग से अपनी कार लेने के लिए। रात को हमने वहीं पार्क कर दी थी, 40 रुपीज़ पर पूरे 12 घंटे के लिए हमने वहाँ पर कार का प्राइस दिया था। और अब हम यहाँ से इसी रोड से सीधा आगे जाएंगे पिथौरागढ़ के लिए। और अभी रास्ते में अभी चंपावत के 1-2 चीज़ें रह गई हैं, हम उनको भी घूमेंगे। जैसे कि एक लेक है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत सी लेक है, वो अभी नई बनी है, तो उसको भी देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर 1-2 मंदिर और हैं, उन मंदिरों को भी घूमेंगे। तो अब चंपावत सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आपसे जल्द ही एक नई जगह के साथ चंपावत की घूमने की मिलते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। चंपावत के टैक्सी स्टैंड के पास ही ये पार्किंग मौजूद है। यहीं से गोलजू देवता मंदिर का रास्ता भी जाता है। तो चंपावत में वैसे पार्किंग के आसपास कोई सुविधाएं नहीं है, होटल के लिए भी आपको पार्किंग यहीं करनी पड़ेगी और ये सबसे बेहतर ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ पार्क करके और यहाँ से आसपास के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स घूम सकते हैं, पैदल मार्केट घूम सकते हैं, होटल ले सकते हैं, आसपास खाना खा सकते हैं। तो चलिए अब हमने अपनी कार ले ली है और अब हम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाएंगे घटोत्कच मंदिर को घूमने के लिए, जो कि चंपावत का एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। चंपावत मुख्य शहर से घटोत्कच मंदिर तक जाने का मार्ग ही बहुत खूबसूरत है। जैसे जैसे आप घटोत्कच मंदिर के पास पहुंचते हैं, आपको विशाल देवदार के पेड़, ऊपर की तरफ घना कोहरा और मार्ग में खूबसूरत खूबसूरत जो ओम के निशान बने हुए हैं, ये देखने को मिलते हैं।
पहले तो देखते हुए डर सा लगता है कि ये कितना घना जंगल है, क्योंकि ये आसपास सारा वन्य क्षेत्र है। तो आपको पहले तो स्टार्टिंग में डर सा लगेगा, पर धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा और बहुत मज़ा। यहाँ रास्ता बहुत तंग है, तो एक बारी में एक ही गाड़ी आसपास से जा पाती है, और अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो थोड़ा सा परेशानी होगी उन ड्राइवर्स को जो पहाड़ों में ड्राइव करने के आदी नहीं है। पर ये मार्ग काफ़ी खूबसूरत है और धीरे धीरे करके आप नीचे पहुँचते हैं, जो घटोत्कच मंदिर का मुख्य जो मार्ग है वहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद आप मंदिर को दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, अपने डे 2 की शुरुआत हम कर रहे हैं चंपावत के घटोत्कच मंदिर में। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि घटोत्कच हिडिंबा और भीम के बेटे थे, और महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अपना बलिदान ही दिया था एक प्रकार। तो यह घटोत्कच मंदिर उन्हीं को समर्पित किया गया है। माना जाता है महाभारत के युद्ध के दौरान जब घटोत्कच कौरव सेना पर काफ़ी भारी पड़ रहे थे, तो महावीर कर्ण ने अपने आमोक शक्ति का प्रयोग करके घटोत्कच का वध किया था। तो उस दौरान घटोत्कच का सर इसी जगह पे आके गिरा था, जिस कारण यहाँ पर उसी शीश की पूजा की जाती है। यहाँ पर पास ही में हिडिंबा माता का भी मंदिर है, जो घटोत्कच की माँ थी। तो ये मंदिर अगर आप देखने आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके मन को मोहेगी वो है यहाँ पर स्थित ये विशाल देवदार के पेड़, जो आसपास बहुत ज़्यादा खूबसूरती प्रदान करते हैं। तो आइए दोस्तों, घटोत्कच मंदिर के दर्शन करते हैं। घटोत्कच मंदिर जाने से पहले हम यहाँ पर हिडिंबा माता मंदिर के दर्शन करेंगे, और यहाँ से ही पास में जो मौजूद है घटोत्कच मंदिर वहाँ चलेंगे। वैसे तो हिडिंबा माता का मुख्य मंदिर आपको मनाली में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी उन्हीं का एक मंदिर बनाया गया, और अब ऐसा लग रहा है देखकर जैसे कि घटोत्कच मंदिर को भी वही मनाली वाली तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। आसपास कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से चालू है। चंपावत जिला का विकास कार्य अभी शुरू है। आप यहाँ जितने भी मंदिर घूमेंगे आसपास, तो आपको देख के लगेगा कि इन सभी का विकास कार्य चल रहा है। तो चलिए इस मंदिर को देखते हैं। अंदर कई सारी मूर्तियां हैं जो बहुत प्राचीन नज़र आ रही हैं, और इसके साथ साथ आसपास पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन है। तो अभी तो हम इस मंदिर की खूबसूरती उस तरीके से नहीं देख पाए। यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती जो है उसका भरपूर आनंद हमने लिया। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, और आपको आगे के और खूबसूरत जगहें दिखाते हैं। तो दोस्तों, घटोत्कच मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चंपावत से लगभग 14 किलोमीटर दूर लोहाघाट आ चुके हैं, और लोहाघाट मुख्य मार्केट से 2 किलोमीटर नीचे अब कोली ढैक के डैम के पास आ चुके हैं। यहीं पर स्थित है अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही और आकर्षण का एक केंद्र बनी हुई कोली ढैक झील। कोली ढैक झील उत्तराखंड की सबसे नई झीलों में से एक है, जिसका सौंदर्यीकरण और निर्माण अब से कुछ ही साल पहले हुआ है। लगातार उत्तराखंड में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और नए नए पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं। उसी श्रेणी में ये कोली ढैक झील का निर्माण भी किया गया है। कोली ढैक झील हफ्ते के 7 दिन ओपन रहती है, और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक है। यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसको चार्ज देकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या खूबसूरत लेक है यार। ऐसी लेक सेम एक अलमाती में है, जो कि एक नेचुरल अर्थक्वेक होने की वजह से बनी थी। अलमाती कजाकिस्तान में है, हम गए थे पिछले साल वहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ भी सेम एक ऐसी लेक है। पर मुझे नहीं पता था कि इंडिया में इतनी खूबसूरत लेक भी है, और सेम अलमाती की टक्कर की लेक है यार ये। उसमें भी सेम ऐसे ही पेड़ बीचों बीच हैं लेक के, हालांकि वो नेचुरल थे क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से वो पानी नीचे से आया था। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। यहाँ डैम है, डैम की वजह से लेक बनाई गई है। पर सच में यार कोली ढैक लेक बहुत खूबसूरत है, और वाकई में इसे देख के यार मज़ा आ गया। कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। बोटिंग की टिकट है 300 और 400 रुपये, 2 बंदों के 300 और 4 बंदों के 400। पर वाकई में बहुत खूबसूरत लेक है यार। तो मैं तो यहाँ का नज़ारा एंजॉय कर रहा हूँ भाई। थोड़ी देर बैठूंगा आराम से और सुकून से इस जगह को तसल्ली से देखूंगा। तसल्ली से मेरी नेहा चिप्स लाई रखी है, नेहा के साथ बैठ के आराम से चिप्स खाऊंगा और बहुत खूबसूरत नज़ारे देखूंगा। तो आप भी लेक का व्यू लीजिए और मुझे एंजॉय करने दीजिए। आइए रिका जी, एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी ऑफ बीट उत्तराखंड सीरीज़ के एपिसोड 2 के साथ।